हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर दिनेश कुमार एंड आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 6 मई 2025 का डेली न्यूज एनालिसिस। तो आज की न्यूज में हम देखेंगे कि क्या हमारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। पहली हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंडिया पाकिस्तान टेंशन एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट सेज यूएनजी। क्या हुआ है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में एक टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें हमारे देश के 26 इनोसेंट पीपल की जान गई। उसी बात को ध्यान में रखते हुए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन है वो बढ़ती जा रही है और ऐसी संभावनाएं हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि दोनों देशों के बीच में युद्ध भी हो सकता है। अब आप जानते हैं कि संसार में कई देशों के बीच में युद्ध चल रहे हैं, जैसा कि यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है और अभी हमास के बीच में और इजराइल के बीच में भी टेंशन खत्म नहीं हुई है। पिछले 2 सालों से वो कॉन्टिन्यूसली है। साथ ही साथ जो हमारा वर्ल्ड है वो एक तीसरे युद्ध के पास खड़ा हुआ है, जो कि हो सकता है इंडिया एंड पाकिस्तान का। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूएन के, मिस्टर एंटोनियो गुटरेस, उन्होंने अपना एक कंसर्न जाहिर किया है और उन्होंने ये कहा है कि जो दोनों देशों के बीच की जो टेंशन है उसको वो कम करें और जो भी उनके बीच के विवाद हैं, जो भी पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन हैं, उसको वो बैठकर उस पर बात करें। अब अगर हम इसका एक एनालिसिस करते हैं तो देखिए, बैठकर बात तो हमारा देश बहुत लंबे समय से करता आ रहा है। हर बार हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी पाकिस्तान की तरफ से इस तरह से होती है जो कि हमारे देश का लॉस करती है और जिसकी वजह से बहुत सारे इनोसेंट लोगों की जान जा चुकी है और अभी भी वो कार्यक्रम जारी है। ठीक है, तो अब ये जो मैटर है और ये जो घटना है जो कि 22 अप्रैल 2025 को हुई, वो एक उस स्टेज पर पहुंच चुकी है जहां पर इस मुद्दे का सॉल्यूशन करना बातों के द्वारा अभी एप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए, जब हम मिलिट्री कन्फ्रंटेशन में जाएंगे, यानी कि वार होगी दोनों देशों के बीच में, तो एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जो कि कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि ऐसी जो घटनाएं हैं वो वर्ल्ड वार का रूप भी ले लेती हैं, क्योंकि कल जब दोनों देशों के बीच में वार होगी तो हो सकता है कुछ देश इंडिया को सपोर्ट करेंगे और कुछ देश पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? इसका कॉन्सिक्वेंसेस होगा वर्ल्ड वार। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने दोनों देशों से कहा है कि वो अपनी इसको जो भी उनके पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन है या जो भी उनके डिसएग्रीमेंट्स हैं उसको बैठकर करें। अब हम यहाँ पर यूएन के रोल को समझते हैं। तो देखिए, यूएन का जो चार्टर है, यूएन के चार्टर में एक आर्टिकल 2 है जो कि इसके पर्पस और ऑब्जेक्टिव को बताता है और आर्टिकल 2 क्लॉज 3 वो कहता है कि जो भी यूएन के मेंबर कंट्रीज हैं, तो यूएन में कितने मेंबर कंट्रीज हैं अभी? एट प्रेजेंट 193 मेंबर कंट्रीज हैं। इंडिया और पाकिस्तान दोनों उसके मेंबर हैं। जो भी यूएन के मेंबर कंट्रीज हैं वो अपने डिस्प्यूट्स को पीसफुल मीन से सॉल्व करेंगे। मीन्स अगर उन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट है या बहुत सारे देशों के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो वो उस डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व करेंगे? बाय द पीसफुल मीन्स, यानी कि वार नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि जनरल रूल यह है कि यूएन किसी भी देश के इंटरनल मैटर में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन इसी यूएन चार्टर का 2 क्लॉज 7 ये कहता है कि अगर किसी देश के इंटरनल डिस्प्यूट की वजह से इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी अफेक्ट होती है तो वहां पर यूएन इंटरफेयर कर सकता है। तो ऑब्वियसली जब दो देशों के बीच में वार होती है तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को भी खतरा होता है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने दोनों देशों से ये अपना कंसर्न उन्होंने शो किया है कि वो अपने डिस्प्यूट्स को पीसफुल मीन से सॉल्व करें। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर और हमारी नेक्स्ट न्यूज है, सेंटर डायरेक्ट स्टेट टू होल्ड सिविल डिफेंस ड्रिल्स। तो होम यूनियन होम मिनिस्ट्री ने सभी स्टेट्स को, कुछ स्टेट्स को ये डायरेक्शन दी है कि वो 7 मई 2025 को एक सिविल मॉक ड्रिल करेंगे। अब इस मॉक ड्रिल में होगा क्या? इस मॉक ड्रिल में इस तरह की कुछ मॉक ड्रिल की जाएंगी
जिससे कि कल को अगर हम पर पाकिस्तान अटैक करता है तो किस तरह से हम अपनी जो सिविल जनता है उसको बचा पाएंगे, और जो हमारे देश के इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उसको कैसे बचा पाएंगे। देखिए, जब दो देशों के बीच में वार होता है तो कोई भी देश वार में यही करता है कि वो दूसरे देश को ज्यादा से ज्यादा लॉस कॉज करना चाहता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम मॉक ड्रिल करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम अपनी सिविल पॉपुलेशन को ट्रेन करेंगे कि किस तरह से अगर सायरन बजता है तो हमें कैसे अपने आप को बचाना है, किस तरह से ब्लैकआउट करना है। ब्लैकआउट का मतलब सारी बत्तियों को बंद कर देना है, जिससे क्या होगा, जब कोई भी आक्रमण करने वाला कंट्री या किसी भी देश की वायुसेना हम पर अटैक करे तो वो हमारी पॉपुलेशन को ना पहचान पाए, ये ना देख पाए कि ये एक पॉपुलेटेड एरिया है, यहाँ पर मिसाइल गिरने से, यहाँ पर बॉम्ब फेंकने से ज्यादा हानि होगी। साथ ही साथ जो हमारे देश के इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, पार्लियामेंट हो गई, सुप्रीम कोर्ट हो गया, और जो हमारे मिलिट्री के एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो हो गए, उन पर कोई इस तरह का अटैक ना कर दे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में और कुछ स्टेट्स में ये जो सिविल मॉक ड्रिल है ये कल होने जा रही है। इससे संबंधित जानकारी तभी चीफ सेक्रेटरीज को दे दी गई है, जो भी कंसर्न स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज है उनको प्रोवाइड कर दी गई है, और वो इसमें पूरा कॉर्पोरेशन करेंगे। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट न्यूज। पुतिन डायल्स मोदी गिव्स फुल सपोर्ट टू फाइट अगेंस्ट टेरर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के और रशिया के जो संबंध हैं वो पहले से ही बहुत अच्छे संबंध हैं, और अब संसार को इस बात का पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो सकता है। तो उसी रेफरेंस में पुतिन ने हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी को कॉल किया और उन्होंने अपना फुल सपोर्ट जाहिर किया, और उन्होंने कहा है कि जो भी पहलगाम में ये इंसिडेंट हुआ है ये एक बार्बरिक इंसिडेंट हुआ है, और इसमें जो सिविलियन लोगों की जान गई है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और गलत है। उन्होंने कहा है कि जो रशिया है वो भारत के साथ खड़ा हुआ है, और रशिया का कमिटमेंट ये है कि जो टेररिस्ट हैं, जिन लोगों ने इस तरह का काम किया है या जो टेररिस्ट लोग इस तरह का काम करते हैं, उनके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन हो, और ताकि जो इनोसेंट लोग हैं जिनकी जान गई है उनको जस्टिस मिले। तो उन्होंने कहा है कि किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर से इंडिया के और जो रशिया के जो रिलेशनशिप हैं वो किसी भी प्रकार से अफेक्ट नहीं होंगे, और इंडिया रशिया के साथ खड़ा हुआ है मजबूती से। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पर। इजराइल कैबिनेट अप्रूव्स प्लान फॉर गाजा कन्क्वेस्ट विद एक्सपेंशन ऑफ मिलिट्री। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल के बीच में और हमास एक टेररिस्ट ग्रुप के बीच में युद्ध चल रहा है। अब ये जो युद्ध है अराउंड इसको 2 साल होने वाले हैं, जिसमें क्या हुआ कि अराउंड 1400 लोगों की जान गई इजराइल के। लेकिन इजराइल ने फिर जब उस पर अटैक किया तो इस युद्ध में अराउंड 52,000 लोगों की जान जा चुकी है, और जो सारे लोग हैं जो जिन लोगों की जान गई है उसमें मोस्टली जो है गाजा की फीमेल और वहां के बच्चे हैं। अब यहाँ पर 2 पॉइंट हैं। एक पॉइंट ये है कि क्या इजराइल का जो एक्शन है वो लीगली अप्रोप्रिएट है। तो देखिए, आर्टिकल 51 जो है यूएन चार्टर का, वो सभी स्टेट को ये राइट देता है कि अगर कोई दूसरा स्टेट या कोई टेररिस्ट ग्रुप उस पर अटैक करता है तो वो सेल्फ डिफेंस अपनी कर सकता है, और ये जो एक्शन लिया जा रहा है इजराइल के द्वारा ये अपनी सेल्फ डिफेंस में ही लिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर इजराइल को इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि वो उन टेररिस्ट के खिलाफ तो एक्शन ले जिन्होंने की उसके साथ गलत किया है या उसके लोगों को मारा है, लेकिन साथ ही साथ उसको इनोसेंट लोगों को मारना नहीं चाहिए या इस तरह के अटैक नहीं किए जाने चाहिए जिससे कि इनोसेंट लोगों की जान जा सकती है। जैसे पिछले समय में हमने देखा कि कुछ इजराइल के अटैक इस तरह के हुए जिससे कि हॉस्पिटल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और जो वहां पर लोग थे उनकी भी जान चली गई। तो जैसे स्कूल हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, इस तरह के प्लेसेस पर अटैक नहीं किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि पहले 2 महीने पहले इसके हमास के बीच में और इजराइल के बीच में एक सीज फायर हुआ था, और उस सीज फायर में क्या हुआ था कि भाई कंडीशन ये थी एग्रीमेंट की
कि अगर आप हमारे होस्टेजेस छोड़ देंगे, इजराइल ने हमास से कहा था कि अगर आप हमारे होस्टेजेस छोड़ देंगे तो हम आपके खिलाफ कोई भी मिलिट्री एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन बाद में जब उसके पूरे होस्टेजेस को नहीं छोड़ा गया तो फिर से दोनों के बीच में जो ये युद्ध वाली स्थिति है ये रेस्टोर हो गई है। और अब यहाँ पर इजराइल ने ये कहा है कि वो उसके खिलाफ एक बड़ा मिलिट्री एक्शन लेगा हमास के खिलाफ और अपने जो भी होस्टेजेस हैं उन सबको फ्री कराएगा। साथ ही साथ इजराइल ने ये भी कहा है कि वहां की जो सिविल पॉपुलेशन है गाजा की, उसको एक दूसरे सेफ प्लेस पर भेज दिया जाएगा ताकि सिविल पॉपुलेशन का कोई भी लॉस ना हो। यहाँ पर यूएन ने अपनी चिंता को जाहिर किया है और उन्होंने कहा है कि जो भी एक्शन इजराइल ले रहा है उसमें सिविल पॉपुलेशन या इनोसेंट लोगों का लॉस नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं अपने एक नेक्स्ट न्यूज पर, दैट इज इम्प्रूव कन्विक्शन रेट इन हीनियस क्राइम केसेस, अमित शाह टू दिल्ली पुलिस। सो हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और जो दिल्ली की प्रेजेंट सीएम है रेखा गुप्ता जी, उनकी एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में होम मिनिस्टर जी ने ये कहा कि दिल्ली में हीनियस क्राइम में कन्विक्शन रेट को बढ़ाया जाना चाहिए। अब हम यहाँ समझते हैं कि हीनियस क्राइम क्या है और कन्विक्शन का मतलब क्या होता है। तो हीनियस क्राइम का मतलब ऐसे अपराध जैसे कि किसी का मर्डर कर देना, रेप कर देना, रॉबरी करना, डैकोइटी करना, इस तरह के जो ऑफेंसेस हैं वो सारे हीनियस क्राइम की कैटेगरी में फॉल करते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि कन्विक्शन क्या होता है, कि देखिए जनरली क्या है, उन्होंने कहा है कि जो कन्विक्शन रेट है उसे 20% तक बढ़ाया जाना चाहिए। अब ये 20% इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि हमारे देश में जनरली क्या होता है, अगर 100 लोगों के खिलाफ क्या होती है, एफआईआर होती है। एफआईआर मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल की जाती है, तो उसमें से अभी हमारे देश का जो कन्विक्शन रेट है वो केवल 3% है। यानी कि एफआईआर 100 लोगों के खिलाफ होगी, उसमें से केवल 3% लोग ही यानी कि 3 लोगों को ही सजा मिल पाती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि लोगों का जो हमारी न्याय प्रणाली है, जुडिशियल सिस्टम है, उसमें लोगों का विश्वास कमजोर होता है। इसीलिए लोग फिर क्या करते हैं, सेल्फ डिफेंस करते हैं या कानून को खुद हाथ में लेते हैं। तो इसी बात को अवॉइड करने के लिए और लोगों का जुडिशियल सिस्टम में विश्वास को रेस्टोर करने के लिए होम मिनिस्टर जी ने कहा है कि कन्विक्शन रेट को बढ़ाया जाए। अब ये कन्विक्शन रेट कैसे होगा? कन्विक्शन रेट तब बढ़ेगा जब प्रॉपर एफआईआर होगी। और जनरली क्या होता है कि हमारे देश में जो बीएनएसएस है यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसने रिप्लेस किया है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1974 को, उसमें कहा गया है और ये बात सीआरपीसी में भी कही गई थी, ऐसे दो तरह के ऑफेंसेस होते हैं। एक हमारे होते हैं बहुत सीरियस ऑफेंसेस जिसमें चार्जशीट फाइल करना 90 डेज में मैंडेटरी होता है, और दूसरे तरह के ऑफेंसेस होते हैं जो थोड़ा नॉन सीरियस होते हैं या जिनका पनिशमेंट कंपैरेटिवली कम होता है। तो ऐसे अपराधों में पुलिस की ड्यूटी है कि वो 60 डेज में चार्जशीट फाइल करे। चार्जशीट का मतलब क्या है कि देखिए, जब एफआईआर होती है तो एफआईआर के बाद होती है इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? इन्वेस्टिगेशन करती है पुलिस, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, यानी कि जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईओ बोलते हैं। और ये आईओ एक रिपोर्ट तैयार करता है और जब ये इस रिपोर्ट को कोर्ट में पेश करता है, देन दिस रिपोर्ट इज कॉल्ड चार्जशीट। तो अब अगर किसी केस में इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हुई है तो ऑब्वियसली आगे जाके ऐसा अपराधी छूट जाएगा, और जिससे कहीं ना कहीं हमारे देश का जो कन्विक्शन रेट है वो अफेक्टेड होगा। तो उन्होंने कहा है कि एफआईआर एक प्रॉपर टाइम में विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम यानी कि गिवन टाइम में रजिस्टर होनी चाहिए। साथ ही साथ चार्जशीट भी एक गिवन टाइम में फाइल की जानी चाहिए। तो यहाँ पर अगर चार्जशीट टाइमली फाइल होगी और हर मामले में एफआईआर होगी तो ऑब्वियसली हमारे देश का जो कन्विक्शन रेट है वो बढ़ जाएगा। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पर, और हमारी नेक्स्ट न्यूज है CGI bows out of WAF case leaves hearing to successor Justice Gawai। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं संजीव खन्ना जी, वो रिटायर हो रहे हैं 13 मई को। अब
इससे पहले वो उस बेंच का पार्ट थे जो कि सुनवाई करेगी कि जो हमारे देश में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बना है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को कुछ लोगों ने चैलेंज किया है। आप सभी जानते हैं वक्फ अमेंडमेंट क्या है, ये हमने बहुत बार राष्ट्र के साथ डिस्कस किया है। ब्रीफ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको बता देता हूं। देखिए क्या है कि पहले हमारे यहाँ पर था वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, और उस अमेंडमेंट में वक्फ ट्राइब्यूनल को इतनी ज्यादा पावर दी गई थी कि वो अगर कोई पर्सन ये क्लेम करता है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, तो वो प्रॉपर्टी वक्फ की मान ली जाती थी, और बर्डन ऑफ प्रूफ जो है उस पर्सन पर होता था जो कि अफेक्टेड पार्टी होता था। यानी कि जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है ये किसके फेवर में होती थी? वक्फ प्रॉपर्टी के फेवर में। दूसरी बात यह है कि ऐसा केस जाता था वक्फ ट्राइब्यूनल के पास, और कोर्ट के पास ऐसे केसेस को सुनने का अधिकार नहीं था। तो जब मामला वक्फ ट्राइब्यूनल में जाता था तो उस समय पर क्या होता था, जो भी वक्फ ट्राइब्यूनल का डिसीजन होता था वो फाइनल होता था, और उस वक्फ ट्राइब्यूनल के डिसीजन के खिलाफ हमारे पास ये अधिकार नहीं था कि हम किसी भी कोर्ट में जाएं। उसी कानून को चेंज कर दिया है पार्लियामेंट ने, और अब ये कहा है कि अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है तो मैटर विल गो टू द किसके पास जाएगा? कंसर्न डीएम के पास जाएगा, और डीएम ये देखेगा कि वो वास्तव में वक्फ की प्रॉपर्टी है या सरकारी प्रॉपर्टी है या किसी प्राइवेट पर्सन की प्रॉपर्टी है। दूसरा को चेंज किया गया है कि अब जो ट्राइब्यूनल के डिसीजन के खिलाफ अपील की जा सकती है। थर्ड पॉइंट ये है कि सरकार फिर से ये देखेगी कि कौन सी प्रॉपर्टी सरकार की प्रॉपर्टी है, यानी कि उसको चेक किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट ये है कि पहले जो वक्फ ट्राइब्यूनल होता था उसमें सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही होते थे या मुस्लिम रिलीजन के लोग होते थे, लेकिन अब यहाँ पर अदर रिलीजन के लोगों को भी उसमें इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, और उस पर अभी सुनवाई चल रही है। तो उसी अब क्योंकि जो संजीव खन्ना जी हैं वो 13 मई को रिटायर होने वाले हैं, तो इन्होंने अपने आप को इससे अलग कर लिया सुनवाई से, और रीजन इन्होंने दिया है कि देखिए मैं कोई भी इस तरह का ऑर्डर नहीं, इंटरिम ऑर्डर पास नहीं करना चाहता। उस केस में क्यों नहीं पास करना चाहते? क्योंकि देखिए जब वो उस केस को वो फाइनली डिसाइड नहीं कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि उस केस में वो इंटरिम ऑर्डर भी पास ना करें। तो बेसिकली ये डिसीजन उन्होंने एक मॉरलिटी के आधार पर लिया है, और एक जुडिशियल कॉन्साइंस को शो करने के लिए उन्होंने इस तरह का डिसीजन लिया है। अब हमारे जो नेक्स्ट सीजीआई होंगे वो होंगे मिस्टर गवई। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो मिस्टर गवई हैं ये होंगे हमारे देश के 52nd सीजीआई। जनरली मैंने देखा है कि जो भी आपके एग्जाम आते हैं उसमें एग्जामिनर ये नहीं पूछता कि सीजीआई अभी कौन है, सीजीआई का वो नंबर पूछता है। तो इसलिए मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन दी कि ये होंगे 52nd, और 50 थे हमारे चंद्रचूड़ जी, 51 थे हमारे संजीव, 51 तो हैं संजीव जी, तो संजीव खन्ना जी 51, और 52 होंगे मिस्टर जस्टिस गवई। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। गवर्नमेंट ऑनलाइन कंपनीज इस पर इन सुप्रीम कोर्ट ओवर जीएसटी ऑन गेम्स ऑफ स्किल चांस। अब यहाँ पर ये एक बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। वी कैन से द टेक्निकल लीगल पॉइंट। पॉइंट क्या है कि हमारे देश में जो भी गेमिंग कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं, अब उनका कंसर्न ये है कि सरकार ने उनको एक लीगल नोटिस भेजा जीएसटी का, और सरकार ने कहा कि कुछ 1 लाख समथिंग 1.12 लाख करोड़ का उन पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है, तो आप लोग जीएसटी दो। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आया कि जो गेम कराते हैं, यानी कि जैसे रम्मी, चेस, ईटीसी के गेम होते हैं, और इस तरह के गेम में जो कंपनी इन्वॉल्व होती हैं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट की कंटेंशन ये है कि देखिए जब आप गेम करा रहे हो और उसमें बैटिंग नहीं हो रही, मेरी बात को ध्यान से समझना, सभी को ध्यान से समझना है। जब आप गेम करा रहे हो और उसमें बैटिंग नहीं हो रही है, यानी कि पैसा इन्वॉल्व नहीं है, तो वो क्या है? वो गेम ऑफ चांस है, गेम ऑफ स्किल है, और उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन अगर आप गेमिंग करा रहे हो और गेमिंग में पैसा इन्वॉल्व है, तो जितना भी पैसा इन्वॉल्व है उस सारे पैसे पर जीएसटी लगेगा। ये कंटेंशन किसकी है? भारत सरकार की। कंपनीज की कंटेंशन क्या है? कंपनी ये चाहती है कि सारे पैसे पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए,
कंपनी की कंटेंशन ये भी है कि देखिए अगर किसी गेम में मनी इन्वॉल्व होती है तो मनी इन्वॉल्व होने से वो उसका नेचर नहीं बदलता। तो कंपनी कहती है कि भाई मनी इन्वॉल्व होने के बाद भी वो गेम ऑफ स्किल है या गेम ऑफ चांस है, लेकिन सरकार कहती है कि मनी इन्वॉल्व होने के बाद वो क्या बन जाती है, एक गैम्बलिंग बन जाती है। और गैम्बलिंग एक एक्टिविटी है, उस पर आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब ये जो मैटर है ये बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है। अभी इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है। साथ ही साथ कंपनीज ये कहती हैं कि हम जो प्लेटफॉर्म फी ले रहे हैं, जो भी कंसर्न पर्सन है जो हमारी इस फैसिलिटी का बेनिफिट ले रहे हैं, आप उस प्लेटफॉर्म फीस पर जीएसटी लगाओ, हमको देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सरकार चाहती है कि जो भी सारा पैसा इन्वॉल्व है, जो भी बैटिंग बैटिंग के थ्रू कंपनीज के पास पैसा आता है, उस पर जीएसटी दिया जाए। अब हम ये बाद में देखेंगे, जब भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इस मैटर पर फाइनल डिसीजन आएगा तब हम आपको इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि अभी तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है और कोई भी फाइनल आउटकम नहीं आया। बट दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लैट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 30 है जो डिस्कस करता है वेजरिंग एग्रीमेंट को। तो वेजरिंग एग्रीमेंट कौन से होते हैं? वेजरिंग एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जिसमें कि बैटिंग लगती है, यानी कि जहां पर दोनों पार्टीज के जीतने और हारने के इक्वल चांसेस होते हैं। और वेजरिंग एग्रीमेंट जो है क्या है, वो वॉइड है। तो यानी कि सच एग्रीमेंट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि ऐसे एग्रीमेंट को हम कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू एनफोर्स नहीं करा सकते। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये न्यूज आपके साथ डिस्कस करी, क्योंकि एग्जामिनर हो सकता है कि इस तरह का पैसेज उठाकर ही आपसे क्वेश्चन पूछ ले। सो dear students, I have discussed all the important news of today's newspaper. I will come again with more such news. Till then, thank you very much. Goodbye.